एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के बीच समुद्र भी अपने उफान पर है और इसी बीच अरब सागर में एक शिप फंस गया जिसके अंदर क्रू मेंबर के साथ साथ 8 वैज्ञानिक भी फंस गए जो वहां पे रिसर्च करने गए थे। ऐसे में कोस्ट गार्ड ने किस तरीके से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और कैसे उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाया, ये तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है कोस्ट गार्ड के डीआईजी केएल अरुण। केएल अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्कार जी केएल अरुण जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जो शिप समुद्र में फंस गया था उसकी डिस्ट्रेस जो कॉल थी वो आपको कैसे मिली और कैसे आपने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया कहीं ना कहीं? जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोस्ट गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है समुद्र में अगर कोई भी डिस्ट्रेस हो, किसी को कोई रिक्वायरमेंट हो, हेल्प हो, मेडिकल हो या जैसे भी हो, तो वो हमें वहां रिस्पॉन्ड करना है। इस रिस्पॉन्स सिस्टम को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने हमें एक मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर एक एस्टैब्लिश की हुई है जो कि हमारे यहाँ पे वेस्ट कोस्ट के लिए यानी अरब सागर के लिए इट इज इन बॉम्बे। तो जब भी जो भी मर्चेंट शिप्स होती है, जो भी वेसल्स हमारे अरेबियन सी में या कहीं पे भी वो आ जाते हैं, उनको ये पता होता है कि कोस्ट गार्ड 24/7 इस सिस्टम को मैन करती है, चाहे वो सैटेलाइट से हमें डिस्ट्रेस दे सकती है या अपने वायरलेस से डिस्ट्रेस दे सकती है, चाहे वो किसी भी सिस्टम से, और हम 24/7 उसको मॉनिटर करते हैं। उसमें ईमेल डाल सकते हैं, उसमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, टॉक कर सकते हैं, सब होता है। तो दैट वे इनको ये सिस्टम पता होता है सारे मर्चेंट शिप्स को। तो उन्होंने हमारे मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर पे कांटेक्ट करके उन्होंने बताया था कि हमारे ऐसी डिस्ट्रेस, इस तरह हमें पता चला वहाँ डिस्ट्रेस एस्टैब्लिश। केएल अरुण जी, शिप थी वो कहीं की ब्रेकडाउन हो गई थी, उसके अंदर क्रू मेंबर के साथ साथ 8 वैज्ञानिक भी थे जो वहाँ पे रिसर्च करने गए थे। ऐसे में कितना अहम हो जाता है इन लोगों को रेस्क्यू करना और समय पर आपकी टीम का वहाँ पर पहुंचना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट की ये वेसल है, रिसर्च वेसल है। काफी इसमें नॉट ओनली 8 साइंटिस्ट है, उसमें काफी सारे रिसर्च इक्विपमेंट है और रिसर्च डाटा भी है जो कई सालों से शायद उन्होंने अपनी रिसर्च में किया होगा। तो ओवरऑल ये पूरी वेसल और इसके क्रू को रेस्क्यू करना हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। एंड इसलिए इस पर और वी हैड टू वर्क आउट मोर सो दैट ये रेस्क्यू स्मूथली हो एंड सभी इंक्लूडिंग शिप हम लोग उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। केएल अरुण जी, जिस वक्त शिप जहां ब्रेकडाउन हुआ था वहां पर कोस्ट गार्ड को पहुंचने में कितना समय लगा और बाद में रेस्क्यू करके कोस्ट गार्ड के द्वारा इस जो पूरा शिप था उसको कहां पे शिफ्ट किया गया? जी बिल्कुल, तकरीबन हम लोगों को कल 3 बजे के आसपास हमें ये डिस्ट्रेस मैसेज हमारे मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर में मिला था। जैसे ही हमें ये मैसेज मिला, हमने तुरंत ही हमारे सारे शिप्स जो एरिया में ऑपरेट कर रहे थे उनका हमने पोजीशन हमारे पास रहती है, उसके हिसाब से हमने सबसे नियरेस्ट शिप को उधर डाइवर्ट कर दिया था, जो कि सबसे एडवांस शिप भी है हमारी। तो वो तकरीबन 5 बजे तक उस शिप के पास पहुंच गई थी। जब वो वहां पहुंची तो समुद्र का मतलब बहुत ही बड़ा काफी रफ था, बहुत ही ज्यादा रफ था एंड वो जो शिप थी वो रोल पिच काफी डिस्ट्रेस में थी और उसकी क्रू, उसके अंदर के जो साइंटिस्ट, वो काफी घबराए हुए थे, पैनिक मचा हुआ था शिप। हमारी शिप जब पहले वहां पहुंची, पहले हमने उनको सांत्वना दिलाया, हमने उनको बता दिया कोस्ट गार्ड आ गई है, अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको किसी भी हालत में रेस्क्यू करेंगे और हम आपके साथ रहेंगे जब तक कि आपकी पूरी रेस्क्यू मिशन कोऑर्डिनेट ना हो। तो उसके बाद वो लोग कुछ शांत हुए। देन हमने पहले जो था, पहला हमारा मकसद बना था कि ये देखें कि ये किधर की तरफ ड्रिफ्ट कर रही है। तो ये कारवार कोस्ट की तरफ ड्रिफ्ट कर रही थी, तो वो काफी सेंसिटिव कोस्ट रहता है, नेवल बेस है वहाँ पे एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज है, जो अगर ये पोल्यूशन स्प्रेड हो जाए तो ये हमने कैलकुलेट करके देखा कि इसकी ड्रिफ्ट थोड़ी देर बाद शिफ्ट होने की चांसेस थी, तो हमने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा। कंटिन्यूअसली हमारी शिप वहां खड़ी रही, मीनवाइल जो दूसरी एक और शिप को हमने वहां डाइवर्ट कर ली। तो इस तरह से हमारे जब 2 शिप वहां एरिया में पहुंचे तो हमने फिर उनको रोप्स पास की थी। ये मिशन होते होते मतलब आज अर्ली मॉर्निंग आज तक हो गया था, फुल नाइट ये चलता रहा। सुबह हमारी पहली लाइंस पास हो गई है। सी बहुत ही खराब है, मोमेंटम मिल नहीं रही, स्पीड मिल नहीं रही, तो धीरे धीरे इसको
गोवा की तरह लेके जा रहे हैं। ये उम्मीद है कि आज शाम या रात को काफी लेट नाइट तक ये गोवा पहुंचने की उम्मीद है हमारे पास। जी केएल राहुल जी, शिप में जो क्रू मेंबर्स थे या फिर जो साइंटिस्ट थे 8 लोग, उनको क्या पहले शिप से आपकी दूसरी शिप में शिफ्ट करा दिया गया या फिर उनको एयरलिफ्ट करवा दिया गया या फिर वो अभी भी शिप के अंदर ही और पूरी शिप को ही वहां से टो करके ले जाया जा रहा है? अभी तक हमने किसी भी क्रू मेंबर एंड साइंटिस्ट को उसमें से निकाला नहीं है। हमने इस वक्त हमारे 4 बंदों को शिप में डाल दिया है जी, ताकि वो उनको हेल्प करेंगे। जब ये टोइंग ऑपरेशन हो रही है तो वो उनको हेल्प करेंगे। जो रस्सियां पकड़ी होगी उसको मेंटेन करना, उसकी सेफ्टी रखना। बाकी उन लोगों को भी एक सांत्वना के वजह हम भी आपके शिप में आ गए हैं जी, वो प्रोसीजर भी चलाए हैं। हमने किसी को वहां पर निकाला नहीं है अभी तक। प्रेजेंटली हमारी ये पूरी कोशिश है, क्योंकि हम बंदे निकाल लेंगे तो फिर शिप अनमैन्ड हो जाएगा। हम अभी तक उसको वहां रखे हैं सो दैट शिप मैन रहेगा, तो हमको शिप पूरी रेस्क्यू हो जाएगी। इन केस सब कुछ हमारा निकल गया तो फिर हम लाइफ सेविंग प्रोसीजर में जब आएंगे उसके लिए एयरक्राफ्ट भी रेडी कर रखा है कि उस स्थिति में आ जाए तो एयरक्राफ्ट भेज के हम लोगों को निकाल देंगे। जी केएल राहुल जी, आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि ऐसी स्थिति में एयरलिफ्ट का जो एक ऑप्शन रहता है उसके लिए कितना टाइम पीरियड या कितना टाइम बाउंडेशन आप लोगों को लगता है एक कोऑर्डिनेशन करने के लिए या फिर एक स्टैंड बाय पे रखने के लिए, और इसको आप किस तरीके से अंजाम देते हैं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर एयरलिफ्ट की जरूरत पड़ती है तो? सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है एयरलिफ्ट के लिए जो है उस शिप में भी फैसिलिटी होनी चाहिए। हमने अभी हमारे लिए ये सिचुएशन ऐसे बन गई, हमने उसको टो करके एज क्लोज एज पॉसिबल गोवा पे लेके आ गए। अभी भी गोवा पहुंची नहीं, बट इतना है कि अब एयरक्राफ्ट गोवा से लॉन्च हो सकती है। हमारा पहला इसलिए टारगेट गोवा की तरह ही रहा ताकि वहां पे एक एयरफील्ड अवेलेबल है नेवी का, एंड वहां से हम एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर ही इसकी काम कर सकती है। हमने 2 एयर सर्च कर चुके हैं ऑलरेडी। 2 बार हमने हेलीकॉप्टर भेज के उसकी सारी अप्रोचेस जो होती है वो स्टडी कर चुके हैं, और हमने ये डिसाइड भी किया कि हमारी जो चेतक एयरक्राफ्ट है वो अच्छी सूट करेगी इस काम के लिए। तो हमने चेतक एयरक्राफ्ट वहां स्टैंड बाय रखा हुआ है। अब इनकेस सिचुएशन ऐसी डेवलप हो तो भी एयरक्राफ्ट हमारी रेडी। उन्होंने रेकी कर ली है, एयरक्राफ्ट की 2 सॉर्टीज हो चुकी है। उन्होंने सब अपना स्टडी कर लिया है कि कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, कैसे लोगों को लेना है, एंड मास्टर को भी बता दिया है कि वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो रिसर्च की जो टीम है उनको बता रखा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड करो कि कौन पहले और कौन बाद में आएगा, सो दैट एक टीम हमेशा शिप में भी रहेगी और टीम को निकाला जा सकता है। बट ये जो लास्ट एफर्ट है, लास्ट डिच एफर्ट जो कहते हैं ना, सब छूट गया, यही रह गया है। तभी होगा। हमारी तो पूरी कोशिश है कि वो जहाज बचाया जाए। इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेसल, टैक्स पेयर्स मनी जो उस पर लगा हुआ है, तो पूरी एसेट को रेस्क्यू करने का ही अभी तक है, एंड वी आर टिल नाउ वी आर सक्सेसफुल इन दैट। वी होप वी कंटिन्यू टू गेट द सक्सेस। जी केएल राहुल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।